तो ये NO3 माइनस आयन का टेस्ट है, राइट। मतलब इस टेस्ट को कौन पास करेगा? NO3 माइनस पास करेगा, राइट। तो यानी कि कोई विलयन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई परख नली ले लेते हैं, ये कोई परख नली है, ठीक है, और अगर इसमें NO3 माइनस है, इसमें क्या है, NO3 माइनस का सॉल्यूशन है, यानी कि विलयन है, ठीक है। कोई ऐसा लवण है या कुछ ऐसा है कि इसमें NO3 माइनस है, ओके। तो अगर इसमें NO3 माइनस है तो ये परीक्षण काम करेगा, और ये अगर इसमें नहीं है तो फिर ये परीक्षण इसके काम का नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ये टेस्ट करने से कि इसमें NO3 माइनस है या नहीं है। तो टेस्ट इसीलिए होता है, तो ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, ठीक है। NO3 माइनस का टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसलिए यहाँ पर स्टार लगाए गए, ठीक है। अब बात ये कि इसमें टेस्ट में करते क्या हैं, टेस्ट में ये करते हैं, सबसे पहले ये NO3 माइनस का सॉल्यूशन लिया जाता है इसके अंदर, जिसका हमें टेस्ट करना है कि इसमें वाकई में NO3 माइनस है या फिर नहीं है, ओके, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं वो बताते हैं हम। इसके अंदर मिलाते हैं FeSO4, फ्रेश का मतलब क्या होता है, ताजा बना, तो फ्रेश FeSO4 सॉल्यूशन मिलाते हैं इसमें, ठीक है। ये जो विलयन है इसमें ताजा बना हुआ FeSO4 सॉल्यूशन यानी कि मिलाया जाता है, जो फ्रेश अभी बना के लाए हम, ठीक है। ऐसा करने के बाद हम क्या, जैसे ही इसके अंदर डाल देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये इसके अंदर डालने के बाद सेकंड स्टेप नंबर 2 में, ये तो पहला स्टेप था, अब स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। ये डालने के बाद FeSO4 डालने के बाद अब इसके अंदर कौन है, इसके अंदर FeSO4 भी है और इसमें NO3 माइनस भी है, दोनों है, दोनों लोग प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या करा जाता है, परख नली की दीवारों के सहारे, क्या, परख नली की दीवारों के सहारे, ठीक है, ऑलराइट, या इसको बोल सकते हैं कि अलोंग साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो जैसे कोई टेस्ट ट्यूब है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द टेस्ट ट्यूब, दिस इज द टेस्ट ट्यूब, राइट। तो इसमें इसकी दीवारों के सहारे समझ रहे हो, जैसे ये दीवार है इसकी, ठीक है, तो इसको दीवार के सहारे ऐसे मिलाया जाता है, H2SO4 मिलाते हैं दीवार के सहारे, ओके। परख नली की दीवारों के सहारे या टेस्ट ट्यूब की, ये जो है ना ऐसे धीरे धीरे स्लोली, बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है। अब H2SO4 मिलाओगे तो क्या होता है इसमें, तो H2SO4 मिला रहे हो तो नीचे जाएगा, राइट। तो ये इस टेस्ट ट्यूब में परख नली से नीचे जाएगा H2SO4, तो जहां ये मिलेगा, क्योंकि साइड से आप मिला रहे हो इसको, तो ये दीवारों के साइड में जाएगा, और जहां ये मिलेगा इस सॉल्यूशन से, तो ये मिलेगा तो यहाँ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, जैसे रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर बनाएगा ब्राउन रिंग होते हैं ना, रिंग, ठीक है, अंगूठी, छल्ला, तो ऐसे क्या होता है, भूरे रंग का छल्ला बनाता है, या हम बोल सकते हैं कि भूरी वलय बनाता है ये, जिसके रिएक्शन आपके कॉपी में लिखी गई है, नोट्स में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करी गई है, तो मैं यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ,
ठीक है, आपके पास है ऑलरेडी। तो भूरी वलय का एक संकुल बन जाता है यहाँ पर। वो इसकी भूरी वलय क्यों बनती है? क्योंकि एक संकुल बनता है NOH2O5 +2, ये एक संकुल बनता है। और इस संकुल का रंग, कलर, इस संकुल का कलर होता है भूरा। और तो इस संकुल के बनने के कारण ये ब्राउन रिंग बनती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना आना चाहिए बोर्ड के एग्जाम में कैसे भी आप। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं? NO3- का सॉल्यूशन विलियन लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? बिल्कुल ताज़ा बना करके अपन ये लेके आते हैं FeSO4 और इसमें मिला देते हैं। वहाँ पर कोई दीवार के सारे डालने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल मिला देते हैं। लेकिन ये बहुत ही केयरफुली मिलाना होता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक मिलाना होता है। ठीक है, कि साइड से मिलाना पड़ता है, वो धीरे धीरे करके मिलाना पड़ता है। बहुत सारा डाल दिया तो पूरा ब्राउन हो जाएगा, पूरा भूरा हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, तो अपने को ऐसा नहीं करना। अपने को क्या करना है कि थोड़ा सा मिलाना है और साइड से मिलाना है। तो फिर ये जहाँ मिलेगा नहीं, जहाँ पर दीवारों के सारे ये ऐसे सरकता आएगा, तो फिर जहाँ मिलेगा वहाँ पर रिंग बन जाएगी। रिंग किस लिए बनती है? इस कॉम्प्लेक्स के कारण बनती है। ये कॉम्प्लेक्स बनता है एक, ठीक है, जिसको अभी अपन पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसका कलर कौन सा होता है? ये ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भूरी वलय परीक्षण बोलते हैं इसको। ठीक है, नोट्स में आपको अभिक्रिया लिखी गई है भूरी वलय के परीक्षण की। अगर हम बात करें HNO3 की, तो क्या क्या इसके यूजेज हैं, क्या प्रयोग है HNO3 का? तो HNO3 का प्रयोग होता है जैसे कि फर्टिलाइजर अपन बनाते हैं, राइट। ठीक है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, है ना। तो अमोनियम नाइट्रेट का क्या सूत्र है? NH4NO3। तो ये फर्टिलाइजर का काम करता है, उर्वरक का काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पर इसको मिला सकते हैं। और जैसे रॉकेट होते हैं, ठीक है, तो रॉकेट होते हैं, तो रॉकेट में ईंधन का इस्तेमाल होता है कुछ ना कुछ। रॉकेट में ईंधन होता है ना भाई, नहीं तो उड़ेगा कैसे वो? उड़ी बाबा करने से थोड़ी उड़ेगा। ठीक है, तो ईंधन जो मिलाया जाता है तो उसको ऑक्सीकरण करा जाता है, उसका दहन किया जाता है ईंधन का। तो ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है, सांद्र HNO3 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसका? रॉकेट फ्यूल का। तो हम बात कर रहे थे क्या क्या यूज है इसकी, है ना। तो क्या क्या यूज है? यूज की अगर हम बात करें HNO3 के, तो क्या मैंने बताया अभी आप लोगों को? एक मैंने बताया कि हाँ वहाँ पर उर्वरक बनाते हैं, एक मैंने बोला कि रॉकेट का फ्यूल का ऑक्सीकरण करते हैं, रॉकेट फ्यूल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। ठीक है, एक अपन क्या बोल रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट ये एक फर्टिलाइजर है, एक उर्वरक है, ये अपन बनाते हैं। ठीक है, एक अपन क्या बोलते हैं, जैसे पटाखे वगैरह होते हैं, विस्फोटक होते हैं, तो वो नाइट्रिक यानी कि नाइट्रेट वालों से बनते हैं, नाइट्रिक एसिड के बनते हैं, वहाँ पर नाइट्रेट ही काम आता है। तो जैसे आपने नाम सुना होगा TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलिन, ठीक है ना, इसको टॉलिन बोलते हैं। तो अगर 3 नाइट्रो समूह लगे हुए इसमें, 3 नाइट्रो ग्रुप अगर लगा दें तो ये क्या होगा? ट्राई नाइट्रो टॉलिन। तो TNT है। डायनामाइट सुना होगा ना आप लोगों ने, विस्फोटक होता है, तो इन सब में काम आती है TNT। नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक है, ये भी विस्फोटक में बनाने में काम आती है। तो इस तरीके से ये इनके कुछ यूज है नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, और भी इसके यूज है ना। अब जैसे और बात करें, नाइट्रोजन तो खत्म हो गया, तो नाइट्रोजन में अपने बता दिया कौन कौन से इसके ऑक्साइड है, कौन कौन से हाइड्राइड है। नाइट्रोजन का हाइड्राइड मैंने बताया NH3 होता है, अमोनिया होता है। ऑक्साइड के बारे में अपन ने बताया, एसिड के अम्ल कौन से होते हैं, एसिड कौन सा होता है वो बताया।
ठीक है, और इस तरीके से नाइट्रोजन वाला भाग खत्म हो जाता है। तो नाइट्रोजन के बाद कौन बचता है? फॉस्फोरस। तो आप लोग बायोलॉजी के विद्यार्थी यहाँ पर खूब सारे, तो बता सकते हो। फॉस्फोरस जैसे दांतों में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट हमें दांतों के लिए चाहिए हमें, ठीक है। तो जैसे कि जो टूथपेस्ट वगैरह होता है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो इसके कुछ अयस्क होते हैं फॉस्फोरस जिसमें मिलता है, वो आपके नोट्स में लिखे गए। क्लोरेपेटाइट होता है, फ्लोरेपेटाइट होता है। सूत्र आपके साथ आपके नोट्स में लिखे गए कौन कौन से क्या क्या सूत्र होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है, तो वो भी इसका अयस्क होता है। फॉस्फोरस इन चीज़ों में मिलता है। तो अगर फॉस्फोरस की अगर बात करें तो इसके कौन कौन से अपर रूप है, ठीक है। तो फॉस्फोरस के अपर रूप कौन से हैं? आपके उसमें नोट्स में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फॉस्फोरस के अपर रूप में इंपॉर्टेंट ये है, एक तो व्हाइट फॉस्फोरस और एक रेड फॉस्फोरस। इसको बोल रहे हैं लाल फॉस्फोरस और सफेद फॉस्फोरस। तो ये दो तरह के फॉस्फोरस है, ठीक है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है ना, इसका सूत्र अपन लिखते हैं जैसे P फॉर पैरेट नहीं बोलना है, को बोले P फॉर पिकॉक होता है, P फॉर पैरेट होता है, ऐसे नहीं है ना। तो ये P4 है, सूत्र का नाम है, ठीक है। तो ये P4 की संरचना किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होती है P4 की संरचना। 4P बना सकते हो इस तरीके से, सबको जोड़ देते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो सब में फॉस्फोरस में कितने कितने बंध बना रखे हैं? प्रत्येक फॉस्फोरस ने 3 बंध बना रखे हैं, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 तो बंध बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं और 2 इसके पास बच जा रहे हैं। तो आपने क्या क्या देख रहे हो? पहली बात तो sp3 संकरण है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अगर हम बोले कितने बॉन्ड्स हैं, pp बंध कितने हैं? 1 2, ठीक है, 3 4 और 5 6। तो इसमें कितने? 6 pp बॉन्ड है, 6 है ना। मैं आप गिन सकते हो यहाँ पर बैठ देख के आराम से, ठीक है। 6 pp बॉन्ड है। और अगर मैं इसमें बात करें कि जो ये भी आप गिन सकते हो p बंध कितने हैं, तो ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और कोण कितना होगा? जैसे ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है ना यहाँ पर, तो अगर इसमें देखें, अगर इस तरीके से p तो कितने डिग्री का कोण होगा? ये 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये एक तरह से समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह होगा। तो इसमें 60 डिग्री का वहां पर एंगल है, ठीक। तो अगर इसकी बात करें, ये सफेद फॉस्फोरस की संरचना है, जिसमें मतलब इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूँ, ये सफेद फॉस्फोरस है, P4 के रूप में पाए जाते हैं, 6 pp बंध होते हैं, संकरण ये है और 60 डिग्री का कोण होता है, ठीक। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अगर संकरण sp3 होता है तो कोण कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 सेकंड, जो भी 28 मिनट जो भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो यानी कि sp3 संकरण है ना। तो sp3 संकरण है, तो इसके अनुसार बंध कोण कितने का होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट, इतने का कोण होना चाहिए, एंगल, ठीक है। अब इसकी जगह कितने का है? 60 का है। मतलब जो स्ट्रक्चर 109 पर रहना चाहता है, उसको तुमने जबरदस्ती कितने पे ला रखा है? 60 डिग्री पे ला रखा है। तो ये बताओ कि 60 डिग्री पे वो रहना चाहेगा क्या? सीधी सी बात है, नहीं रहना चाहेगा। तो इसमें क्या होगा, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ
ठीक है, इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको? इसमें रिंग स्ट्रेन है ना, या बोल सकते हैं कोणीय तनाव है। ठीक है, ये फास्फोरस है और इन फास्फोरस और बाकी फास्फोरस से जो जोड़ा गया है, इनको 60 डिग्री के कोण पे रखा गया है, जिसकी वजह से ये कोणीय तनाव है इसमें। राइट, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो इसमें कोणीय तनाव है। तनाव का मतलब क्या होता है? तो तनाव जैसे आपको बोलेंगे यार मैं टेंशन में हूं, तो तनाव का मतलब ये होता है कि आप उससे मुक्ति पाना चाहते हो, उस टेंशन से दूर जाना चाहते हो। राइट, आप चाहते हो कि वो चीज दूर हो जाए। तो इसका तनाव मतलब ये तो है 60 डिग्री पे इसको रखा गया है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, कोणीय तनाव है यहाँ पर। तो अगर इसी के जो है ना, जैसे ये एक अपर रूप है, दूसरा अपर रूप देखें इसमें, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इसमें ऐसी संरचना होती है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है कि इसमें P4 के अणु आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं इस प्रकार से। राइट, तो P4 को अगर इस तरह से जोड़ दिया जाए, खूब सारे P4 को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए, तो एक तरह से क्या है, तो P4 इकाइयां आपस में जुड़ी हुई हैं यहां पर। तो यहां पर भी अगर देखें तो संकरण तो sp3 है, सेम संकरण है। ठीक है, यहां पर भी कितने का कोण है? 60 डिग्री का कोण है। ओके, लेकिन यहां पर देखा जाए ना तो इसमें रिंग स्ट्रेन कम है। अगर देखो इस अकेले इस संरचना को देखें तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। केवल इसको देखें तो 2 त्रिभुज है, लेकिन इसमें देखा जाए तो कितने त्रिभुज है? एक केवल समबाहु त्रिभुज गिनना है ना। ठीक है, वो त्रिभुज तो वैसे खूब सारे हैं इसके अंदर, तो मैथ नहीं लगाना है यहाँ पर जबरदस्ती, तो गणित लगा रहे हो कि सर इसमें तो खूब सारे त्रिभुज हैं। मैं केवल ये वाले देख रहा हूँ, पी 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 वाले त्रिभुज। तो कितने पी पी वाले त्रिभुज? तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक, ठीक है ना, पी 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 मतलब 2, पी 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 3, पी 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 4। तो यहाँ पर हमने बोला कि इस संरचना में आपने क्या बोला कि ऐसे 4 पी पी वाले ट्रायंगल है। ठीक है, इस वाले में 4 पी पी वाले ट्रायंगल है। और इस संरचना में जैसे हम पर्टिकुलर इसको देख रहे हैं, तो इसमें क्या है बताओ? इसमें 2 पी 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 ये वाला है, 2 ट्रायंगल है, इसमें 2 समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि इन दोनों संरचनाओं में अगर इन कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं, तो इन दोनों की तुलना पे आपको मिल जाएगा। देखो क्या हम कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, कि इसके अंदर चूंकि देखो कोणीय तनाव है 60 डिग्री की वजह से, क्या है कोणीय तनाव है 60 डिग्री की वजह से। तो चूंकि इसमें ऐसे 4 ट्रायंगल है, तो कोणीय तनाव की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। राइट, और इसमें ये जो ना, ये बॉन्ड जो यहाँ पर हुआ करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपस में ना जुड़ के, अगर ये ऐसे तो है, ये वाली संरचना ये वाली संरचना ऐसे तो है, अब ये फास्फोरस ऐसे ना जोड़ करके हम इसको ऐसे जोड़ दे दूसरी यूनिट से, अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये फायदा है कि 2 ऐसे मतलब कुछ कोण कम हो गए। तो जैसे इसमें 60 डिग्री के कितने कोण हैं? 12 कोण हो गए। एक में 3 कोण है, तो एक में 3 कोण है ना भाई 60 डिग्री के। ठीक है, 1 2 3, तो 4 में कितने होंगे? 12 कोण। लेकिन इसमें कितने हैं आप ये देख सकते हो, 60 डिग्री के यानी कि 6 कोण हो गए। ये देख लो, तो 60 डिग्री जिसकी वजह से तनाव हो रखा है, 60 डिग्री कोण की वजह से, 60 डिग्री एंगल की वजह से ये स्ट्रक्चर जो तनाव के अंदर है, कोणीय तनाव के अंदर है, एंगुलर स्ट्रेन के अंदर है ना, रिंग स्ट्रेन के अंदर है। तो अगर ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है, इसका लीनियर पॉलीमर बन जाएगा। इसको लीनियर पॉलीमर का क्या मतलब होता है? रेखीय बहुलक। P4 का रेखीय बहुलक अगर बन जाएगा
तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इसका रिंग स्ट्रेन कम होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि कोणीय तनाव किस में ज्यादा है, किस में ज्यादा है कोणीय तनाव, रिंग स्ट्रेन कहां पर ज्यादा है, सफेद में या लाल में है? तो सफेद फास्फोरस में ज्यादा है और लाल फास्फोरस में कम है। ठीक है, तो चूंकि इसमें ऐसा हो रहा है तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि सफेद फास्फोरस वो क्या है, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव मानी ज्यादा क्रियाशील है सफेद फास्फोरस, राइट। और इसकी बात करें सफेद फास्फोरस की तो ये यानी कि क्या हुआ, लेस स्टेबल, ये कम स्थायी है। ठीक है, तो एक बार दोबारा बताता हूं, इसका सूत्र P4 है, इसकी संरचना इस प्रकार से है। इन दोनों संरचनाओं में क्या डिफरेंस है, दोनों देखने में एक जैसा दिखता है, लेकिन इसमें क्या फर्क हो रहा है कि ये दो फास्फोरस के बीच में ये बंद ना हो करके ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये एक तरह से रेखीय बहुलक बनाता है, राइट। और रेखीय बहुलक बनाने से क्या होता है कि ट्रायंगल जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, वहां पर ट्रायंगल ज्यादा थे, यहाँ पर ट्रायंगल कम है, यहाँ पर त्रिभुज कम है। तो त्रिभुज कम होंगे तो इसके अंदर कोणीय तनाव घट जाएगा, कोणीय तनाव घट जाएगा तो सफेद फास्फोरस की तुलना में लाल फास्फोरस कम क्रियाशील होगा, कम रिएक्टिव होगा। तो लाल फास्फोरस कम रिएक्टिव होगा तो या अपन ऐसे बोल सकते हैं सफेद फास्फोरस मोर रिएक्टिव होगा और ये लेस स्टेबल होगा, जल्दी क्रिया करेगा सफेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस जल्दी क्रिया करेगा। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है आपके पास नोट्स के अंदर, तो बढ़िया है। तो सफेद फास्फोरस है तो वो क्या करते हैं, वायु में या ऑक्सीजन होती है वायु में तो क्या बनाता है, P4O10 बना लेता है। ठीक है, समझ रहे हो, P4 जो ना यानी कि कौन सा वाला, ये सफेद फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस है, ये NH से क्रिया करता है, NH से रिएक्शन करता है, लेकिन लाल फास्फोरस वह NH से रिएक्शन नहीं करता। ये देखो, तभी हम बता रहे थे ना, हम ये बता रहे थे कि ये ज्यादा क्रियाशील है सफेद वाला, ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव तो इससे क्रिया नहीं करता, लेकिन ये क्रिया कर लेता है। ठीक है, ये वायु के संपर्क में आने पर जलने लग जाता है। ओके, बहुत ही क्रियाशील होता है, अगर थोड़ा सा भी वायु के संपर्क में आया तो आग पकड़ लेता हूँ। ठीक है, वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक है, और कुछ को जो माचिस होती है ना, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है, फास्फोरस का माचिस के उस पर लगाया जाता है। ठीक है, ज़्यादा लगा दे तो खुद ही माचिस जलने लग जाए, थोड़ा बहुत लगाते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसकी अभिक्रिया आपके पास लिखी होगी, PS3 फॉस्फीन बनती है, और ये आगे भी आएगी अभिक्रिया, NaH2HPO4 प्लस H2, किस तरह से अभिक्रिया होती है इनकी। हाँ, तो फिर आप लोगों ने देखा ये और भी इसके प्रॉपर्टीज हैं कि ये पानी में नहीं घुलता है, पानी में कौन घुलेगा, कार्बन डाइसल्फाइड में कौन घुलेगा, ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, और सफ़ेद फास्फोरस की ओर अगर हम बात करें तो ये अंधेरे में भी ग्लो करता है। ग्लो करना मतलब चमकता है। ठीक है, अंधेरे में पड़ा हो ना तो थोड़ा थोड़ा वायु के संपर्क में आने पर चूंकि ये जलता है, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आने से, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ये जलेगा। तो आपको पता है अंधेरे में कोई चीज़ जल रही हो तो दिखाई देगी, वो तो चमकती हुई दिखाई देगी। तो ये सफ़ेद फास्फोरस अंधेरे में क्या होता है, वो जलता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्ति। ठीक है, वो वहाँ पर दिखाई देती है।
तो ये मतलब सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड है, वो क्रियाशीलता से रिलेटेड है। तो आपने देखा सफेद फास्फोरस ज्यादा क्रियाशील है, लाल फास्फोरस कम क्रियाशील है। तो ये सब रिएक्शन आपके पास लिखे गए हैं। इसमें एक और आता है ब्लैक फास्फोरस नाम से कुछ लिखा हुआ आपके पास। हो गया, कंप्लीट हो गया।